बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट चैम्बर से हम आज सरगोदा के लिए रवां दवा हैं। सरगोदा मेरे मामू जान का शहर, सरगोदा मेरे दोस्तों का शहर, सरगोदा जहाँ मेरा स्कूल है, जहाँ मेरा कॉलेज है। ज़िंदगी के इब्तदाई 25-26 साल सरगोदा में गुजारने के बाद जितना अच्छा इस शहर को मैंने पाया है, शायद ही इसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। इतने अच्छे लोग, पुरखलूस लोग कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। इस तरफ ही चले जाओ ना, सीधा मुल्तान रोड पे जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम मोटरवे पर चढ़ने के लिए हम इस वक्त चुपुरजी से आगे निकलेंगे, सीधा मुल्तान रोड से। हाँ जी, सीधा बस। सरगोदा की बातें आज इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्त भाई जावेद मुस्तफ़ाई मेरे साथ हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के हर लम्हे में मेरी मदद भी की है, रहबरी भी की है, मोहब्बत भी की है। और मैं ख़ुद तो अपने आप को उतना मोबिलाइज़ नहीं कर सका जितना मोबिलाइज़ नहीं होना चाहिए था। वो मुझे शाकर निज़ामी का एक शेर याद आ रहा है कि तय होगी भला कैसे ये लम्हों की मुसाफत, चुभती हैं मेरे पाँव में अफलास की किरचें। न जाने क्यों मुझे अब महसूस होता है कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही फ़िक्र माश लेकर हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। और इतना ज़्यादा, उसकी वजह शायद हर बंदे का अपना अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, लेकिन हमारा मुल्क जो है वहाँ पर समाजी इंसाफ नहीं है। इस मुल्क में गरीब के बच्चे ने डिग्री ली हो तो उसे नौकरी नहीं मिलती। सिर्फ सीधा बस, ये मुल्तान रोड है, सीधा ये आप इसके साथ साथ जा रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन के साथ साथ आप सीधा। अमीर का बच्चा जो है वो डिग्री क्या जैली डिग्री बनाकर भी वो नौकरी ले लेता है। तो कॉमर्स कॉलेज सरगोदा से ग्रेजुएशन करने के बाद, नौकरी के लिए सर पैर मारने के बाद, बिलाखिर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। और इकोनॉमिक्स में मास्टर करने के बाद फिर कुछ अर्सा एक पंजाब हुकूमत के अदारे, पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में अकाउंट्स की जॉब की। 1.5 साल की उस नौकरी के बाद कानों को हाथ लगा लिए कि नौकरी नहीं करनी। उसकी वजह जब देखा कि इंसान इंतहाई जो है वो हो जाता है, जमा तफरीक वाला ही रह जाता है कि इतनी तनख्वाह बढ़ गई, इतनी कम हो गई। और फिर उस अदारे में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वहाँ पर मैं समझता हूँ कि कमीशन वगैरह का चक्कर भी चलता था। मेडिकल बिल्स जो बनते थे उनमें लोग, क्योंकि मेडिकल फुल मेडिकल था, जितना मर्ज़ी आप क्लेम करें आपको मिल जाता था। तो ये एक ऐसे चोर दरवाजे थे जिससे रिज़्क़े हलाल क्या पता नहीं कितना मुश्किल था वहाँ गुजारा करना। तो 1.5 साल वहाँ रहा और आखिर में यही रिज़ल्ट निकाला कि ज़िंदगी जो है वो इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहद कम ज़र्फ़ की हर बात
गवारा कर लें, और साथ साथ ये भी सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी को इस ग्रेडों के चक्रों से निकाल लें, क्योंकि मैंने देखा ग्रेडों में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि उनको रूहानी सुकून मैसर नहीं आता। यूं फिर मादनियात के महकमे को खैरबाद कहा और वापस सरगोदा जाने की बजाय हमेशा के लिए अपने घर लाहौर आ गया। वरना मैं हर वीकेंड पे सरगोदा ही जाया करता था, और इस तरह लाहौर में जो तगोताज़ की ज़िंदगी गुजरी, उसमें जितनी भी मुझे कामयाबियां मिली हैं, नाज़रीन इकराम, मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई नाकामी नहीं मिली। मुझे ज़िंदगी में हमेशा जो है वो कामयाबियां ही मिली हैं। नाकामी क्या होती है? नाकामी कोई चीज़ नहीं होती है। ये तो सीढ़ी है ना, आपकी एक सीढ़ी चढ़े हैं, तो अगर आपको सांस फूल गया तो आप अगली सीढ़ी पे चढ़ जाएं, सही हो जाएंगे। दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, आहिस्ता आहिस्ता आप पहुंच जाएंगे मंजिल पे। ये हम हर लम्हे यही सोचते रहते हैं, जी मैं रह गया, मेरा कुछ नहीं बनया, मैं पीछे रह गया। ये कोई चीज़ नहीं होती। खालिक ने हमें ये जो ज़िंदगी अता की है, एक चहते मुसलसल है, और हमने इसको एक मुसलसल तगोताज़ में रहकर गुजारना है। इसलिए जब हम खुद को अपने रब का जो है वो बंदा दिल से तस्लीम कर लेते हैं और अपने तमाम दुखों का मदावा हम मान लेते हैं कि हमारा रब ही है, तो फिर हमें इसमें ये नहीं, पूरे का पूरा अपने आप को अपने रब के हवाले कर दो। एक बाप, एक माँ अपने बच्चे के हवाले से जितनी कॉन्शियस होती है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि हमारा रब जो है वो नाउज़ुबिल्लाह में फरामोश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात भी पेश नज़र रहे। आपको पता है ना, जहाँ से टर्न होना है आपने, कहाँ से जाते होते हो तुम जब फैसल मूवर जाते हो और उधर जाते हो? फैसल मूवर कभी नहीं आए लेने इनको। ये अभी आएगा फैसल, इधर राइट टर्न करना है हमने, मेरा ख्याल वो आगे आ रहा है। नाज़रीन इकराम, इतनी बेचैनी, दुख, तकलीफ इसलिए भी महसूस होता है लोगों को अपने रोज़गार के लिए कि माशरे में इंसाफ नहीं है, समाजी इंसाफ नहीं है, समाज में इंसाफ नहीं है। लोग बेचारे जो है ना, वो जब उन्हें रोज़गार नहीं मिलता ना, तो फिर वो इस तरह परेशान होते हैं, और फिर परेशान होना बनता भी है। रोज़ी रोटी के लिए फिर उन्हें तगोताज़ करनी पड़ती है। ये हम इधर से टर्न लेंगे, यहाँ ये है। ये जो रोज़ी रोटी का चक्कर होता है ना, जब माशरे में ऊपर लोग बैठे हों कुछ, जिन्होंने चंद फीसद ने पूरी आवाम को यरगमाल बनाया हो, तो फिर ये रोज़ी रोटी का चक्कर जो है ना, इंसान को बहुत से मसाइल का शिकार कर देता है कि एक के पास इतना कुछ है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा, और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। अल्लाह रोटी देने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है, लेकिन ये जो माशरती नाइंसाफ़ियाँ हैं ना, इससे फिर लोगों के अंदर जो तलखियाँ पैदा होती हैं। इकोनॉमिक्स की जो टर्म है हैव एंड हैव नॉट, अब
सीधा मोटरवे पे चढ़ेंगे, है ना, मोटरवे लिखा हुआ है बाबू साहब, सीधा जब चढ़ जाना, आपने कहीं नहीं रुकना। रोजी रोटी जो है ना जी, वो तो रब देने वाला है, लेकिन रोजी रोटी के लिए जो यहाँ पर एक सेटअप बना होता है, आप हम देख लें, हमें खुलफा राशिदीन का दौर देख लें, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये ग्रेट जो कैलिफ थे हमारे, जब जब माशरे में जस्टिस रहा, इंसाफ रहा, अदालती निज़ाम मजबूत रहा, तमाम अदारे अपनी एम्बेट में, अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करते रहे, लोगों को माशी और समाजी इंसाफ मिलता रहा। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है ये पहले रोज से ही ऐसे लोगों के चुंगल में आ गया। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात फ़ौरन ही हो गई पाकिस्तान बनने के बाद, और इस नौज़ायदा मुल्क पर वही जागीरदार सोच और वही ज़मींदार सोच और वही सोच जो है ना, इसके ऊपर रिज़ल्ट ये निकला है कि समाजी इंसाफ तकसीम इतनी हो गई कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता चला गया, और फिर इसी समाजी नाइंसाफ़ी की वजह से और हमारे अज़ली दुश्मन हमसाया मुल्क की वजह से, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ की वजह से हमारे जिस्म का एक हिस्सा हमसे जुदा कर दिया गया, एक अलग मुल्क बन गया। इसी तरह उस जुल्म जो जुल्म हम कौम पे हुआ, उस जुल्म के बाद भी मामला संभल नहीं सके। हुक्मरान अशराफिया ने अपना खेल जारी रखा हुआ है। बेरोजगारी इतनी है कि अब मैं हैरान होता हूं कि जो मास्टर डिग्री होल्डर बच्चे हैं वो भी पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और मरे जा रहे होते हैं कि किसी तरह नौकरी मिल जाए हमें सरकारी। वजह यह है कि सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि जी सरकारी नौकरी वाले ने करप्शन करनी है, पैसे कमाने हैं, छोटा मुलाजम है या बड़ा। जब बड़े करेंगे तो छोटा भी ऐसे ही करते हैं। बड़ा मुलाजम जो होता है जब वो करेगा तो छोटे ने तो फिर अल्टीमेटली करना ही है ना। तो यूं मास्टर डिग्री होल्डर, ग्रेजुएट्स, बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी नौकरी की चक्कर में ही रहते हैं कि नौकरी मिल जाए सरकारी, उसके लिए रिश्वतें भी देते हैं। ये सूरत हाल जो सोसाइटी की बनी हुई है, इसमें फिर तकसीम का अमल हमारे मुल्क में चंद नाकबत अंदेश जो फौजी हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने भी इस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया, हुक्मरानी की अवाम पर आकर। फिर ज़ाहिर डंडा उनके पास है तो उन्होंने फिर डंडे वाला ही काम करना था। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहाँ से आनी थी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के, रियासत के, उनको जब आप सही तरह काम ना करने देंगे तो बेस नहीं बन सकती। इसलिए जो भी पॉलिटिकल हुकूमतें यहाँ पर कायम दायम रहीं वो भी जो थी वो उस तरीके से काम नहीं कर पाई। उनको भी फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने सहारा दिया। शायद उसकी वजह ये भी है कि कॉलोनियल रूल के बाद यहाँ के हुक्मरान तबके के घुट्टी में ये बात बैठ चुकी है कि हमने जो है ना वो किसी ना किसी की जो है ना वो खिदमत गुजारी ही करनी है। वो ये समझते हैं कि जब हमने अपना किसी के पलड़े अपना डाल दिया अपने आप को किसी पलड़े में, तो हमें कुछ ना कुछ मामला जो है ना हमारा दुरुस्त हो जाएगा, हमें भी कुछ मिल जाएगा हिस्सा। दोस्तों
ये कहानी जो है, ये बातें जो है, मैं अपने दोस्त जावेद साहब के साथ बैठा आपको सुना रहा हूँ। मेरा बेटा हुज़ैफ़ा जो मेरा दोस्त भी है, बहुत अच्छा दोस्त है हुज़ैफ़ा अशरफ आज़मी मेरा, और अहमद रज़ा तो फिर है ही बड़ा प्यारा दोस्त, मेरी सारी बातें भी मानता है, मुझे चाय बनाकर भी पिलाता है, वो भी हमारे साथ है। लो जी, हम मोटरवे पे चढ़ चुके हैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू के बाद। अब हम बड़े मज़े से अब मोटरवे से सरगोदा जा रहे हैं। यकीन जानिएगा कि मुझे ख्वाब भी हमेशा सरगोदा की ही आई है, लाहौर की आज तक ख्वाब नहीं आई। हालांकि माशी तौर पर मेरे और जावेद के हालात सरगोदा में इतने अच्छे नहीं थे जब मैंने सरगोदा छोड़ा, लेकिन सरगोदा से हमें बड़ी मोहब्बत है। सरगोदा में जावेद भी है, याकूब भी है, आज़म भी है, इरफान भी है, डॉक्टर तनवीर भी है, साहबजादा अहमद नदीम साहब हैं, रहील हक साहब हैं, इरफान शफीक है हमारा दोस्त, बड़ा प्यारा बच्चा इसलिए कहा वो छोटा था हमसे, इसलिए बच्चा कह दिया से, बड़ा प्यारा भाई है हमारा वो। काशिफ खुर्शीद आलम है, और इस तरह बड़े दोस्त हैं वहां पर। असल में एक बड़ी खूबसूरत गुलदस्ता बन गया था। चौक शमा सिनेमा में बैठकर सारा दिन सरगर्मियां अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से और तालीमी सरगर्मियों के हवाले से, जहां हमारा मेडिकल स्टोर था उसके साथ ही डॉक्टर इरफान साहब की रिहाइश थी स्टेडियम रोड पर। हम खुद भी स्टेडियम रोड पे कुछ अरसा रहे अपने कज़न यूसुफ साहब के साथ, रिहाइश वहाँ रखी हमने। लेकिन यह है कि वो जो चौक शमा सिनेमा रेलवे रोड पे जो मेरा बैठना था, वहाँ दोस्तों का आना, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त बने मेरे। हमने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी जिसका नाम पहले मैंने अपने कज़न, अल्लाह पाक उसे गरीक़े रहमत करे, उसके नाम पे मून रखा था, मून लाइब्रेरी। बाद में उसको जना लाइब्रेरी कर दिया। तो उस लाइब्रेरी छोटी सी बनाई थी, वो दोस्तों की गैदरिंग लाइब्रेरी की वजह से भी हो जाती थी। मैं खुद भी नावल पढ़ता था, दोस्त भी पढ़ते थे। अशर हुसैन साहब जैसी अजीम मोहब्बत करने वाली शख्सियत से भी वहाँ पर ही दोस्ती का आगाज़ हुआ। अली अशरफ भट्टी, ये भी हमारे उसी दौर में हमारे साथ इनकी दोस्ती हुई। सजाद अज़हर माशाल्लाह इस वक्त कमिश्नर इनकम टैक्स हैं इस्लामाबाद में, अब भी मेरा उनसे रब्ता है, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। उसी दौर में उनके साथ ताल्लुक़ बना। अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत की वजह से ग़ुलाम मुर्तज़ा सईदी साहब भी वहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक हमारे वहाँ पर इकट्ठ होता रहा, और बड़े दोस्त वहाँ आते रहे। इकबाल चौधरी जैसी अजीम शख्सियत जो हमें अंजुमन तलबा इस्लाम में, उन्होंने हमें हमारे स्टार्ट हमने जब लिया 1986 में ही उनका एक एक्सीडेंट में शहादत हो गई थी। तो वो डेली बेसिस पे वहाँ मुलाकात हुई। चौक था ना, हर रोज़ वहाँ बैठे थे। राणा खालिद, बिशारत घुम्मन, इतने दोस्त वहाँ मुलाकात में रहे। तो जनाब अब मोटरवे पे अब मैं यहाँ से हम ले रहे हैं जनाब अपनी, हाँ मोटरवे पे हम करेंगे एंट्री जो है हमारी। अर्ली इन दी मॉर्निंग सफ़र करना बड़ा अच्छा लगता है। किबला मुर्शद पाक हज़रत हकीम साहब भी सुबह सुबह ही सरगोदा से जहाँ भी उन्होंने जाना होता था अर्ली इन दी मॉर्निंग निकलते थे। अपनी ज़ाहरी हयात के जो उनके आखिरी 15-16 साल हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में भरपूर विज़िट किया। सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग निकलते जनाब सरगोदा से,
ऑलमोस्ट हर सैटरडे को लाहौर तशरीफ़ लाते। उनके साथ 2-3 अहबाब लाजमन होते और यूं उनका सरगोदा से लाहौर आना हर सैटरडे को होता। ज़ाविया में मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा रज़ाउद्दीन सदीकी साहब के पास भी लाजमन जाते, दादा साहब के पास दरबार मार्केट में लाजमन जाते थे उधर। और हकीकी मानों में रज़ाउद्दीन सदीकी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी वजह से जनाब साहबजादा अहमद नदीम रांझा साहब और दूसरे दोस्त जो है उन्होंने बड़ा इस्तिफ़ादा किया, एक पटरी पे चढ़ गए वो, और हम भी उन्हीं को फॉलो करते रहे आज तक। किबला रज़ाउद्दीन सदीकी साहब को अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, आसानियाँ पैदा करे। इसी तरह वो फिर कोजेंट इंस्टीट्यूट में सुबह सुबह तशरीफ़ ले आते, मोटरवे से उतरते ही वहाँ नाश्ता होता और हमें वो नाश्ता खूब करवाते वहाँ आकर। फिर घर में हमारे तशरीफ़ लाते, महाना महफिल का इनकाद भी होता था, उसमें भी शिरकत करते। और ख़ास तौर पर उस दिन सैटरडे वाले दिन हमें जनाब मटन ला कर देते। जिस दिन मटन की अवेलेबिलिटी ना होती तो देसी मुर्गा ला कर देते। इतनी मोहब्बतों करने वाला शख्स वो, हमसे सिर्फ नहीं कि हमारी उनसे रिश्तेदारी थी या हम इतनी मोहब्बतें करने वाला बंदा मैंने अपनी इस ज़िंदगी के इस दौर में तो मैंने नहीं देखा। सबसे मोहब्बत, नौजवान उनके गिर्द इतना क्लोज होते थे कि बड़ी बात है कि एक इतनी अच्छी शख्सियत और इतनी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नौजवान उनके गिर्द। यहाँ भी लोग मुलाकात के लिए हमारे घर भी आ जाते, मेरे कॉलेज भी आ जाते। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपना चैम्बर जब लूँ ज़ाती तो फिर वहाँ पर सुबह सुबह ये तशरीफ़ लाया करें, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उनकी सेहत इस तरह हो गई थी कि वो फिर मूवमेंट मसला बन ही रही। लेकिन फिर भी वो हमेशा तगोताज में रहे। इश्क़ रसूल के बहुत बड़े दाई थे और शायद वही उनका इश्क़ रसूल जो है बात फैज़ पाने की होती है। ज़रूरी नहीं कि जो 24 घंटे उनके पास रहे वही फैज़ पाता है। मैंने उनके साथ ज़िंदगी के तकरीबन 25-26 साल गुजारे। पहली जमात में दाखिला हुआ मेरा यूपी चर्च स्कूल सरगोदा में, उसके बाद मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन की। वो ज़िंदगी के दिन ऐसे थे कि शायद हमसे स्कूल कॉलेज लेवल पे इतनी कोई उनकी ना तो खिदमत कर सके थे, ना ही हमें एहसास था कि उनकी हमें इतनी खिदमत करनी चाहिए। लाबालीपन भी होता है इंसान के अंदर, लेकिन अंजमन तलबा इस्लाम की वजह से एक ये ज़रूर ठहराव तबीयत में आ गया था कि रिस्पेक्ट बड़ों की करनी है, और बड़ा उनके साथ दोस्ती वाला हमेशा ताल्लुक़ था। फिर जो मामलात ज़िंदगी थे उनमें भी हमेशा उन्होंने रहनुमाई की। इतने रिलेशंस लोगों के साथ, इतने लोग वहाँ आया करते थे, लेकिन जब हम देखते थे यार मैं तो जॉब ही नहीं मिल रही, नौकरी नहीं है, इतना पढ़ लिख कर भी, तो वो फरमाते थे कि मैं किसको कहूँ, मैं तो किसी को कह ही नहीं सकता। मैंने किसी के साथ क्या इस तरह का ताल्लुक़ ही नहीं है कि मैं किसी को अपना ज़ाती कायम कहूँ। एक दफ़ा किबला पीर जस्टिस करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह घर तशरीफ़ लाए, तो मैं हमेशा की तरह मेरे ज़हन में सवार था कि मुझे कोई नौकरी मिले अच्छी सी। मैंने मास्टर डिग्री कर चुका था इकनॉमिक्स में, तो मैंने रज़ाउद्दीन सदीकी साहब को कहा कि जनाब भेरा के एक शख्स हैं बैंकर, वो कोई बैंक चला रहे हैं बहुत बड़ा, तो मेरी सिफारिश करवा दें। तो
उन्होंने पीर साहब से वहाँ बैठे बैठे फरमा दिया कि जी ये किबला हकीम अनायत साहब के भांजे अशरफ, तो इनके लिए कुछ कर दें। तो उन्होंने रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब को कहा। रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने अपने हाथ से एक लेटर लिखा किबला पीर करम शाह साहब की तरफ से और नीचे साइन कर दिए। पीर साहब ने साइन नीचे किए कि इसके लिए कुछ करें। यकीन जानिए दोस्तों, मैं वो लेटर लेकर उस शख्स के पास नहीं गया जिसके लिए उन्होंने जॉब का कहा था। 21-22 साल के अशरफ आसमी ने ये गवारा ही नहीं किया उस वक़्त के यार इतनी बड़ी शख्सियत से मैंने साइन तो करवा लिए हैं, सिफारिशी लेटर ले लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अगर उस बंदे ने आगे से ना कर दी तो मैं हमेशा के लिए यही सोचता रहूँगा। क्योंकि उस एज में हमें बस वही 1+1=2 रोटी नज़र आती थी। तो नहीं दिया लेटर। बड़ा अरसा वो मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की किताब में वो लेटर पड़ा रहा, शायद अब भी कहीं हो। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी के ये जो रुख है ना, डेट इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, कि हमें जी जॉब नहीं मिली, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बना तो हम बड़े जो है ना वो नाकाम हो गए, एंड ऑफ वर्ल्ड हो गए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये जुल्म का निज़ाम बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, माशी और सियासी और समाजी। अगर हमने यहाँ पर रहना है, ज़िंदा रहना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा तो हमारे पास एक ही हथियार है, वो ये है कि अल्लाह पर भरोसा रखें, हिम्मत करें और कोशिश करें कि इस मुल्क का में इंसाफ का निज़ाम आ सके। लेकिन हर दफ़ा आवाम को एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है जमहूरियत के नाम पे, इस्लाम के नाम पर। यानी इस्लाम को क्या ख़तरा हो सकता है? इस्लाम को क्या खतरा होना है? हमें इस्लाम की ज़रूरत है, इस्लाम को हमारी ज़रूरत तो नहीं है ना। यानी ये यहाँ पर खेल खेला जा रहा है और ये खेला जाता रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं नौजवानों से, अपने दोस्तों से, सुनने वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि आप मुलाजमत के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपने तरक्की करनी है ना ज़िंदगी में, अगर आपने पैसा भी कमाना है, आपने माशरे में अपना तारफ़ भी बढ़ाना है, तो आप बिज़नेस करें, काम करें, सर्विसेज दें, सर्विस ओरिएंटेड काम करें मुलाजमत के बगैर। क्योंकि मुलाजमत में आपकी सारी सलाहियतें आपने अपनी अगले बंदे को बेच देनी होती हैं। जब अपना काम करेंगे ना, छोटा सा काम भी, तो उससे आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो मिलेगा। उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त बन चुकी है ऑनलाइन बिजनेस की। मैंने देखा है लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करके, खाने का बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, ज्वेलरी ऑनलाइन, कपड़े ऑनलाइन। यानी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास बस एक मोबाइल है, वही आपका ऑफिस है, वही सब कुछ है। आप सामान थोड़ा सा परचेज़ करें, उसे ऑनलाइन बेचें और इसमें बड़े फ़ायदे, क्योंकि मिडिल मैन निकल जाता है और परचेज़र जो है उसको डायरेक्ट सेलर से क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, रेट भी अच्छा मिलता है। तो नौजवान जो मेरे दोस्त हैं, बेटे बेटियां हैं, वो अगर इस तरफ सोचेंगे ना तो वो अपने लिए भी फ़ायदेमंद होंगे और दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे कि वो बिज़नेस में आ गए हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल गई है, वो काम कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज देना शुरू कर दें। आपने देखा होगा जनाब, सर्विसेज की ऐड भी आपको सोशल मीडिया पर मिलती है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है इतना स्ट्रांग है, मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, दो हैं। तो इससे जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो शायद हम जॉब कर कर के अपनी सलाहियतें किसी को देख के नहीं। मैंने देखा है अपने दोस्तों को जो बड़ी बड़ी आला पोस्टों पर भी चले गए, उनका भी आखिर में यही कंक्लूजन रहा, यार हमने अपनी लाइफ को एक ख़ास डब्बे में बंद करके रखा, स्टेगनेट रखा, उस तरह आज़ादी से ना हम घूम फिर सके ना बोल सके। तो बात हमारी निकल गई थी वो रोज़गार के सिलसिले से होती हुई, अपनी बेरोज़गारी से होती हुई लोगों के रोज़गार की तरफ। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ठीक है, अगर आपने जॉब करनी है सिविल सर्विस में जाएं, लेकिन उस तरह ना जाएं जिस तरह सिविल सर्विस में जाकर क्लास चेंज करने के बाद बंदा जो है ना वो उसी तरह लोगों का जो है ना खून चूसना शुरू कर देता है और रोबोट बन जाता है। सिविल सर्विस में बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमारे ऐसे दोस्त हैं, जूनियर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, गनीमत है उनका वजूद सिविल सर्विस में भी। वहाँ आप जाएँ
पाकिस्तान आर्मी में जाएं, अपने वतन की हिफाजत के लिए काम करें। जो सर्विसेज ओरिएंटेड, ये वैसे आप सर्विसेज दें एज ए लॉयर, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। तो असल में सिर्फ यही है कि रोटी सही मिल जाए, घर छोटा सा एक बन जाए तो बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार ले। यूरोप अमेरिका के लोग जो है ना, वो इस तरह हमारी तरह जताते नहीं खरीदते जितनी यहाँ पे दौड़ लगी होती है, ये भी खरीद लूँ, ये वो भाई इतना कमाते हैं, हफ्ते बाद उनको तनख्वाह मिलती है, वो खाते हैं, सुकून से रहते हैं, पड़ाव डालते हैं अपना काम। बहुत सी खामियां उनके माशरे में होंगी, लेकिन वहाँ पर पैसे की दौड़ नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो है ना, लाइफ का पैटर्न ये है कि वहाँ हर बंदे को इंसाफ किसी ना किसी सूरत में मिल जाता है। उनको हम काफर माशरा कहते हैं, यूरोप अमेरिका को। काफर माशरे में इंसाफ आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे आप सिविल केस कर दें, 25-30 साल आपकी ज़िंदगी के तबाह बर्बाद हो गए। कभी जज छुट्टी पे है, कभी हड़ताल हो गई है, कभी वकील साहब नहीं आए, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है यहाँ पे। तो ये सूरत हाल है हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी अभी, क्योंकि हम सफ़र पे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे मोहतरम भाई जावेद मुस्तफ़ाई मेरे साथ हैं, वो बड़े अच्छे लिसनर हैं, अगले बंदे की बात बड़े गौर से सुनते हैं। मैं ज़रा लावाली हूँ, मैं फ़ौरन रिएक्शन भी कर देता हूँ, जो कि शायद नहीं करना चाहिए। तो अब ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो जितनी हमने गुफ्तगू की है या आगे कुछ इस बात को आगे बढ़ाएं। जनाब जावेद मुस्तफ़ाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब बातें तो आपने अपनी भी कर दी, मुआशरे की भी कर दी, सियासत की भी कर दी, रूहानियत की भी कर दी। मैं अभी आपके साथ सफ़र पे ये निकला हूँ तो मैं हमेशा एक शय देख रहा होता हूँ कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये कभी आप हुज़ैफ़ा अगर रोड से हटा कर इर्द गिर्द अगर कैमरा लगा सके तो ज़रा देखें कि ये हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर इस ज़मीन से हम वो अनाज हासिल कर सकते हैं जो पूरे मुआशरे के लिए, हमारी सोसाइटीज़, हमारी कौम के लिए रिज़्क़ का बायस भी होगा और उनकी कारोबार ज़िंदगी चलाने के लिए भी वो काफ़ी होगा। मियाँ साहब अभी बात कर रहे थे बेरोज़गारी की, और बच्चों को वो ये दर्स दे रहे थे कि नौकरी के पीछे नहीं भागो, महदूद हो जाओगे, काम करो, इनिशिएटिव लो। ऐसी ऐसी मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। लोगों ने अपनी सर्विसेज दी, उन्होंने एक टारगेट फिक्स कर लिया, एक काम शुरू करें तो उस पर डट के खड़े हो जाए तो बंदा बहुत कुछ कर लेता है, ज़िंदगी कामयाब हो जाती है, अगली नस्लें भी कामयाब हो जाती हैं। सबसे बुनियादी बात ये है कि कौन सी हर वक्त कोई ना कोई बात दिमाग में आ जाती है। अभी आपसे बात करते हुए एक बात मेरे दिमाग में आई तालीम के हवाले से कि हम अपने बच्चों को तालीम देने या दिलवाने के लिए कितने संजीदा होते हैं। हम अपने रोज़गार ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ और परेशान होते हैं कि हमारी उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो हमारा मुस्तकबिल का सरमाया है, वो हमारे मुल्क का, हमारे ख़ानदान का हमारा सरमाया है, तो उस सरमाए पर हम कितनी सारी तवज्जो देते हैं। उसी के अंदर से ही हमने उसकी सारी एबिलिटीज़ निकालनी है, उसकी तालीम, तरबियत, तहज़ीब, शऊर, एहसास, ख़याल, हमने उसको अपना जो मुझे मेरी उम्र ने और मेरे बड़ों ने दिया है, मैंने उसको ट्रांसफ़र करना है।
लेकिन हम सिर्फ एक फोकस करके बैठ जाते हैं और उसी पर सारी ज़िंदगी रो धो के ज़िंदगी गुजार देते हैं कि बड़े ही जनाब ना परेशान हैं, बड़े ही रोज़गार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको अगर औलाद जैसी नेमत और रहमत अता फरमाई है तो वो एक दौलत नहीं है। हम उस दौलत पर तवज्जो दें, उनकी तालीम पर तवज्जो दें, उनको हुनर सिखाएं। आज के इस जदीद दौर में, आज के इस जदीद पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है। वो क्यों नहीं जाता स्कूल? कभी हमने इस पर तवज्जो दी कि वो स्कूल बच्चा क्यों नहीं जा रहा? माँ बाप का रोना धोना तो वही है कि हमारे पास नहीं है, हम इसको वसाइल के पढ़ा सकें। लेकिन क्या हमारी कोई मुआशरती जिम्मेदारियां भी हैं? क्या हमारी हुकूमतों की भी कोई जिम्मेदारियां हैं? तो ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक नस्ल को जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी और कॉन्शियस के साथ तालीम दिलवा दें। कोई हुनर की तालीम हो, कोई लिटरेचर हो, लॉ हो, कुछ भी हो, एक तालीम दिलवा दें, अगली नस्ल तो तब्दील कर लेगा वो। तो ये काम बड़ा ज़रूरी है। मैं बात कर रहा था कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और हमने इसको कितना, इस पे इतना धूल मिट्टी हमने डाल दी कि कुछ हमें सुझाई ही नहीं देता। ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, इसका भी हमारे पर हक है। अगर हमारा इस पर हक है तो इसका भी हमारे पे हक है। तो ये हर एक पाकिस्तान में बसने वाले हर एक की ये जिम्मेदारी है। सिर्फ इतना सारा ही सोचना शुरू कर, एक बात ही सोचना शुरू कर दे, मैं अपने इस मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए क्या कर सकता हूं। सिर्फ सोचना शुरू कर दे और कोई एक ऐसी चीज वो अपने जिम्मे ले ले, ये मैं करूंगा, ये अब मैं पौधा ही लगाऊंगा, मैं रास्ते में पड़ा हुआ जनाब कोई रुकावट या गंदगी हटा दूंगा। कोई एक काम वो अपने इस तरह करके सोच के शुरू कर दे। हम 22-23 करोड़ की आवाम है, एक बंदा एक सोच लेके चले, आप बताएं कितनी यहाँ से दुश्वारियां और कितनी कबाहतें और कितनी चीजें यहाँ से खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक सोच, सिर्फ अपनी सोच लेकर चले। तो मैं तो सिर्फ 2 चीज़ों पर ही, कि ये पाकिस्तान हमारा वतन है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है। और दूसरी बात ये है कि हमारी नस्लें जो है, हम जिनको परवान चढ़ाना चाहते हैं, उनको अपनी तरह नहीं रहने देना। हमने उनको अपने से बेहतर ज़िंदगी और सोच और शऊर अपने से बेहतर देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने वतन की और अपनी नस्लों को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। मियाँ साहब। माशाल्लाह जी, हमारा सफ़र जारी व सारी। हम बस शेखपुरा पहुंचने वाले हैं, मोटरवे पे हम जा रहे हैं। यहाँ मेरा दोस्त जो है, जो मुझे चाय बनाकर भी पिलाता है और कभी कभी सेब भी खिला देता है, अपना जो फल खाता है, उसे मैं कहूँगा कि वो भी 1-8 मिनट में जो जी चाहता है उसका आज के सफ़र के हवाले से, ताकि उसकी शिरकत हो जाए। मैं नहीं चाहता वो लंबी बातें करे, क्योंकि बाप के सामने जो है वो
ज़रा थोड़ा सा बंदा नर्वस भी हो जाता है। हालांकि मैं ऐसा बाप नहीं हूँ पता नहीं कैसा हूँ जी। अहमद का बड़ा जी चाहता है वो फ़ौजी कमांडो बने। इंशाल्लाह अब सेकंड ईयर का इम्तिहान देने के बाद इसको हमने ट्रेनिंग दिलवानी है और कोशिश करनी है कि ये आर्मी में चला जाए और ये कमांडो बनना चाहता है। और साथ ये एजुकेशन भी कमांडो के लिए टेस्ट भी देगा और लॉ की तालीम भी हासिल करेगा। जी अहमद रज़ा, सिर्फ चंद बातें, ज़्यादा नहीं मैं आपको कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सरगोदा जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, सफ़र जारी है हमारा और काफ़ी अच्छा मौसम है आज और काफ़ी अच्छा सफ़र है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। चलें जी। अहमद बहुत अच्छा गाता भी होता है कभी कभी। वो यार वो कौन सा वो गाना तुम मुझे भी सुनाते हो तो मैं कहता हूँ मुझे बड़ा अच्छा, क्या था वो? हाँ, जाने वो कैसे, वो मैं कुछ सुनाओ यार, एंजॉय करें हम। पूरा सुनाना, जितना आता है सुनाना है। अच्छा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहें तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम हार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बड़ी मेहरबानी अहमद यार, शुक्र है तुमने मेरे सामने कुछ सुनाया तो सही। ये अल्लाह के माशाल्लाह 17-18 साल का नौजवान है, तो ये जो दर्द भरा गीत है उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई दर्द में मुब्तला है, ये हमारा जेनेटिकल मामला है सारा कि मैं भी मैट्रिक में ही जो है ना, वो मैट्रिक से पहले ही गमगीन गाने सुना करता था। बल्कि मुझे डॉक्टर तनवीर कहा करता था कि यार तू ये गमगीन गानों में अपनी बेरोजगारी का जो है ना वो कर रहा होता है, रो रहा होता है। तो बड़ा अच्छा है यार,
ये असल में होता है जेनेटिकली चीज़ें, जो मैं अब हैरान होता हूँ। यानी कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज से इतने साल पहले जब ये बहुत छोटा था, ये गाना गा रहा था, तो मैं कहता यार ये तो मुझे बड़ा पसंद है। तो क्योंकि ज़ाहिर है हम कोई मौलवी तो है नहीं, हम तो और किसी रास्ते के मुसाफिर हैं, आम से सोशल सोच रखने वाले हैं समाज के हवाले से। अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सफ़र, इसलिए भी यादगार हो गया कि मैं अपने 7वीं जमात के क्लास फेलो, अपने दोस्त जावेद हमारे साथ हैं, बच्चे मेरे दोनों साथ हैं इस वक्त, 2 जो हैं 2 घर में हैं, एक की अब शादी होने वाली है, उसके ससुराल भी वही हैं जहाँ हम जा रहे हैं। हम एक छोटा वो आज स्कूल गया हुआ होगा, 10th ग्रेड में है वो। तो अब हम चाहेंगे कि हमें हमारा जो ड्राइवर है हुज़ैफ़ा अशरफ बना हुआ ड्राइवर इस वक्त, वो भी कुछ हमें कोई गीत शीत सुनाए हल्की हल्की आवाज़ में, आराम से ये साथ लगा ले, अपने साथ क्लिप कर ले, क्योंकि सफ़र इसी तरह गुजरना है। हमने कोई इसको कोई मजहबी प्रोग्राम तो बनाया नहीं है, ना ये है हमारा, तो ओवरऑल गुफ्तगू कर रहे हैं समाज के हवाले से। तो सुनाओ यार कुछ हमें। समाज में मौसीकी भी है। हाँ जी, समाज में मौसीकी भी है। लगा लो यार, ड्राइविंग पे तवज्जो रखनी है तुमने। ये लगाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सफ़र पर हैं और मेरी खुशबख्ती है कि मैं अपने वालिद साहब के साथ सफ़र पर जा रहा हूँ। जावेद मुस्तफ़ाई साहब साथ हैं, छोटा भाई मेरा साथ है अहमद रज़ा, और हम सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। खाली गाड़ी चलाना और जाना ये मेरा ज़ाया नहीं गया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सी बातें नई से नई पुरानी सब मिक्सअप जो है वो मैं अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और यहाँ पे बात मैं कुछ सुनाने से पहले चंद बातें जो मेरा भी दिल कर रहा है मैं करूँ। तो तरबियत की बात हुई, इल्म की बात हुई, तालीम की बात हुई, और भी बहुत सी बातें हुई जो जिनको देखकर सुनकर अपने अंदर रखा कि इन पर मैं भी जो है ना वो अमल करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा, तो इंशाल्लाह मेरी भी लाइफ ऐसी होगी। हम रोल मॉडल्स हमारे जो हैं वो यही हैं। और सोहबत का, तरबियत की बात हुई, सोहबत का बड़ा ही असर रहा हम पर, जैसा कि वालिद साहब ने भी बताया। बहुत सी वीडियोस में हमारा जिक्र भी करते रहते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम राइटर हैं, साथ साथ कुछ ना कुछ लिखते हैं, गुनगुनाते हैं, तो ये सब इन्हीं की बदौलत है। और यहाँ पर एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो शेर इन्हीं से मंसूब करते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में ही हीरा होता है, हीरे जवाहरात होते हैं, सोना होता है, लेकिन वो उसकी कदर नहीं करते हैं। तो शेर कुछ यूँ है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। यानी कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको जो है वो समाज, ये मुआशरा जो है उनकी तारीफ़ करता है और उनको जानता है, उनको मानता है, लेकिन उनके घर में ही मौजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं वो इस चीज़ की कदर नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे जो हैं वो वालिद हैं हमारे पास, और हम हर चीज़ जो है वो आपसे लेते हैं। तो आपका हमेशा से सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल रहा है। और जो तरबियत की बात की, जावेद साहब ने तालीम की बात की, हमें भी हमेशा यही दर्स दिया गया कि इज़्ज़त करनी है और तालीम पर फोकस, इल्म पर उस पर फोकस करना है, गोल्स पर फोकस करना है। और बात बिज़नेस की भी हुई, नौकरी के हवाले से, ये चीज़ें जो हैं वो जो इनके पास से हम भी सीख रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने भी गुजारा किया जब इन पर मुश्किलात आई। हम लोग जो हैं वो अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स को निकाल के सुनने लग जाते हैं कि वो क्या करते हैं। लोगों को ये मालूम नहीं होता कि असल मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो उनकी सोहबत में ही मौजूद हैं, उनके घर में मौजूद हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हमें अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहिए। तो मैं मेरे जैसे कि वालिद साहब ने कहा कुछ मैं गुनगुना दूँ, तो मैं एक गज़ल मुझे याद आ रही है, गालिबन वो फैज़ की है।
लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज में राज है। हुस्न और इश्क की आज में राज है। कल की किस को खबर जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम कितना इस जदीद दौर के जदीद बच्चे, मेरे बच्चे मेरी बात समझते हैं। अशरफ के बच्चे अशरफ की बात समझते हैं। मेरे बच्चे मुझे महसूस करते हैं, अशरफ के बच्चे उसे महसूस करते हैं। ये एक बड़ी मुझे आज इत्मीनान हुआ, सुकून आ गया कि ज़िंदगी का हमने एक लंबा अरसा गुजार लिया। अब हमारे बच्चे, अब उनकी ज़िंदगियां हैं। हमने जो कुछ उनको देना था उन्होंने हमसे लिया है, ये उन्होंने लेके महफूज कर लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है, इस पर बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा ही सुकून आ रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पे। हमने अपने बच्चों को जो चीज़, हमारे मुआशरे में ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, को मजहबी है तो वो सिर्फ मजहबी है, को दुनियादार है तो वो सिर्फ दुनियादार है। हमारा दीन तो ऐसा नहीं है। हमारा दीन, उसने तो हमें जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें उसने हमारी रहनुमाई ना की हो। इंसान के अंदर अगर कुदरत ने, फितरत ने एक ज़ौक़ रखा है तो क्या दीन उससे इनकार कर सकता है? दीन उससे मना कर सकता है कि ये ज़ौक़ तुम्हें क्यों है? उसकी फितरत में है, रब ने रखा है, उससे इनकार नहीं मुमकिन। लेकिन हमारे मुआशरे में कोई मजहबी है तो वो मजहबी है, और सारी मजहबी नज़र आना पसंद करते हैं। मजहबी नज़र आना, मैं ये बात कर रहा हूँ। कोई दीनी होना भी पसंद करता है कि नहीं करता? कितना सारा दीनी है कोई। तो हमारा मज़हब हमें एक अच्छा शऊर भी देता है
हर इलाके की हर एक अपनी तहजीब और सकाफ़त होती है। दीन इस्लाम पूरी दुनिया में अगर फैला है तो तहजीब और सकाफ़त, वहाँ की तहजीब और सकाफ़त में ही जाके इस्लाम ने अपने आप को एडजस्ट किया है और उनको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। और यही वो चीज़ें थी, हम ये चाह रहे थे कि हम अपनी नस्ल को कुछ इस तरह करके ही कि लेबल न मज़हब का हो, हम दीनी हो अमल में, अपने किरदार में। लेबल लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, अमल ज़रूरी है, किरदार ज़रूरी है। तो हमने वो अपने बच्चों को वो चीज़ें भी हमारी तरफ से ट्रांसफ़र हुई और एक ज़ौक़ भी, हमारा ज़ौक़ जिसको हम महसूस करते थे वो भी हमारे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसफ़र किया। एक अदब, एक लताफ़त जो हम अपने अंदर महसूस करते थे, हमने कोशिश की हमारे बच्चे भी हमारे उस को सोचें समझें। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे बच्चों ने अपने अंदर उसको ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो सुकून से ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हमें ये सुकून होगा। और सुना दो कोई गज़ल, कौन सी सुनाओगे? तो जी ज़ैफ़ी माशाल्लाह इसने बाकायदा जब नात शुरू की तो अल-अमरा आर्ट्स काउंसिल में एक जो थे, क्या नाम था जी उनका, इनके पास सीखने जाते थे आप, उनसे सीखने के लिए गए, वो स्पेशल इनको नात सिखाया करते थे। अब हमारा सफ़र जी जारी है, हम लाहौर से सरगोदा की तरफ रवां दवां और अभी हमें अहमद ने भी एक कुछ सुनाया। अब अभी हमने ज़ैफ़ा से भी एक कलाम सुना है बड़ा अच्छा। मेरी गुफ्तगू जो है वो बड़ी स्कील हो जाती है खुद ब खुद ही, तो मैं समझता हूँ कि अभी ज़ैफ़ा से ड्राइविंग के दौरान कोई एक दो गज़लें और सुने। हमारा अच्छा सफ़र गुजर रहा है जी, तकरीबन 1 घंटा होने को है हमें गाड़ी में बैठे हुए। और ये मोटरवे बहुत बड़ा अल्लाह ताला का हमारे ऊपर करम है कि हमें मोटरवे मिली। जब ये मोटरवे बन रही थी ना, उस वक्त बड़े लोगों ने शोर मचाया था, उसी तरह जिस तरह लोग ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन बनने पर शोर मचाते हैं जी, उसमें तो बंदे ही नहीं जाते। भाई बंदे जाते हैं, तुम लोग कभी नहीं बैठे उसमें। आप जाकर देखें ना, मैं ऑरेंज ट्रेन पर रोज़ाना सफ़र करता हूँ, वहाँ पे जो है वो दिल धरने की जगह नहीं होती। ऑरेंज ट्रेन में इतना रश होता है, लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। मेट्रो में भी यही हाल है। ये हमारा जो एलीट क्लास है ना, ये आमकों की जन्नत में बसता है। ये कहते हैं कि ऐसा कोई काम करें जिससे सिर्फ एलीट क्लास को फ़ायदा हो। तो मोटरवे देखें, इसमें एलीट क्लास भी, आम आदमी भी फ़ायदा उठा रहा है, बड़े पुरसकून जा रहे हैं। जी ज़ैफ़ी जी। मोरा सैया मोस बोले ना, प्यार तुम्हें इतना करते हैं, प्यार तुम्हें इतना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, जब
जब हम ना होंगे तो बेहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, ओ तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सोना आंगना, जैसे सोना आंगना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। पुराना सॉन्ग है जी जी, उसके अशार शायद मैं बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। मुझे इश्क है तुझसे, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। तुझे इश्क है मुझसे, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मुझे इश्क है तुझसे, मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे। चलें जी ज़ैफ़ा, ड्राइविंग मोटरवे पे करते हुए इतना कुछ हमने तुमसे सुन लिया है, बहुत अच्छा। जी जावेद साहब, कुछ चंद लम्हों के लिए आप बोलें, फिर हम आगे बढ़ाते हैं बात। मेरे साथ सफ़र करने वाले हमेशा मुझसे एक तंगी का शिकार रहते हैं, वो महसूस करते हैं। मैं सफ़र में बोलता नहीं हूँ, बड़ा खामोशी से सफ़र करता हूँ, इर्द गिर्द कोई चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, कुछ चीज़ समझने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मियाँ साहब आज सफ़र बोल के करवा रहे हैं। खामोशी के साथ सफ़र करना मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी सी ये अभी हुज़ैफ़ा
जैसे मौसीकी सुना रहे थे, अहमद ने बड़ा खूबसूरत गाना सुनाया। वो इस तरह का कुछ ना कुछ साथ साथ चलता रहे, सफ़र होता रहे। हम ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र तय करके आ गए हैं। आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने और अशरफ ने अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं की। हम जिस तरह करके सोचते थे, जिस तरह करके हमारा ख्याल होता था, हमारी तबीयत होती थी, कुछ चीज़ जिस तरह आदत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस पर हम।